सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोनों फौजों को मुंतज़म करने का वक्त 7 रोज मुकर्रर किया था। कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह ताउन करता रहा। 4 रोज गुजर चुके थे। इस दौरान नाजी एक बार फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिला, लेकिन इसने कोई शिकायत नहीं की। तफसीली रिपोर्ट देकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुतमईन कर दिया कि 7वीं रोज दोनों फौजें एक हो जाएंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नायबैन ने भी इसे यकीन दिलाया कि नाजी दयानतदारी से ताउन कर रहा, मगर अली बिन सुफियान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कुन थी। इसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दी थी कि सौदानी फौज के सिपाहियों में बेअतमीनानी और अबतरी सी पाई जाती है। वह मिस्री फौज में मुद्दगम होने पर खुश नहीं। इनके दरमियान ये अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि मिस्री फौज में मुद्दगम होकर उनकी हैसियत गुलामों की सी हो जाएगी, इन्हें माले गनीमत भी नहीं मिलेगा और इनसे बार बर्दारी का काम लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इन्हें शराब नोशी की इजाजत नहीं होगी। अली बिन सुफियान ने ये रिपोर्टें सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा दी। अय्यूबी ने कहा कि ये लोग तवील मुद्दत से ऐश कर रहे थे, इन्हें नई तब्दीली यकीनन पसंद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे। इस लड़की से मुलाकात हुई या नहीं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। नहीं, अली ने जवाब दिया, उससे मुलाकात मुमकिन नहीं नजर आती। मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं। नाजी ने उसे कैद कर रखा है। इससे अगली रात का वाकया है। रात अभी अभी तारीख हुई थी। ज़कोई अपने कमरे में थी। नाजी और एतरोश के साथ अपने कमरे में था। उसे घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई थी। उसने पर्दा हटाकर देखा कि बाहर के चिरागों की रोशनी में उसे 2 घोड़ा सवार घोड़ों से उतरते दिखाई दिए। लिबास से वो ताजर मालूम होते थे, लेकिन वो घोड़ों से उतरकर नाजी के कमरे की तरफ चले और उनकी चाल बताती थी कि ये ताजर नहीं। इतने में इद्रोश बाहर निकला और दोनों सवार उसे देखकर रुक गए और इद्रोश को सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया। इद्रोश ने उनके गिर्द घूमकर उनके लिबास का जायजा लिया, फिर इन्हें कहा कि हथियार दिखाओ। दोनों ने फुर्ती से चुगे खोले और हथियार दिखाया। उनके पास छोटी तलवारें और एक खंजर था। इद्रोश इन्हें अंदर ले गया। दरबान एक तरफ खड़ा था। ज़कोई गहरी सोच में खो गई। वो कमरे से निकली और नाजी के कमरे का रुख किया, मगर दरबान ने उसे दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर न जाने दे। ज़कोई को वहां ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वो कमांडरों पर भी हुक्म चलाने लगी थी। दरबान के रोकने से वो समझ गई कि कोई खास बात है। उसे याद आया कि 2 रातें पहले नाजी ने उसकी मौजूदगी में इद्रोश से कहा था कि मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ, तुम 2 पैगंबर तैयार करो, इन्हें बहुत दूर जाना है। और फिर इसने ज़कोई को अपने कमरे में चले जाने को कहा था और उसने बगावत की बातें भी की थी। ये सब कुछ सोचकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। इसके और नाजी के खास कमरे के दरमियान एक दरवाजा था और जो दूसरी तरफ से बंद था। इसने इस दरवाजे के साथ कान लगा दिए। उधर की आवाजें धीमी थी, उसे कोई समझ ना आ सकी। कुछ देर बाद उसे नाजी की बड़ी साफ आवाज सुनाई दी कि उसने कहा, आबादियों से दूर रहना। अगर कोई शक में पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले ये पैगाम गायब करना, जान पर खेल जाना, जो भी रास्ते में हाइल हो उसे खत्म कर देना। तुम्हारा सफर 4 दिनों का है, 3 दिनों में पहुंचने की कोशिश करना। समत याद कर लो, शुमाल मशरिक। दोनों आदमी बाहर निकले। ज़कोई भी बाहर आ गई। इसने देखा कि वो दोनों घोड़ों पर सवार हो रहे थे। नाजी और इद्रोश भी बाहर खड़े थे। सवारों को अलविदा कहने निकले होंगे। सवार बहुत तेजी से रवाना हो गए। नाजी ने ज़कोई को देखा तो उसे बुलाकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, काम बहुत है, तुम आराम करो। अगर अकेले दिल न लगे तो हरम में घूम फिर आना। हाँ, ज़कोई ने कहा, जब से आई हूँ बाहर नहीं निकली। नाजी और इद्रोश चले गए। ज़कोई ने चुगा पहना, कमरबंद में खंजर ओढ़ा और हरम की तरफ चल पड़ी। वो जगह चंद 100 गज दूर थी। वो नाजी पर यह जाहिर करना चाहती थी कि वो हरम में गई थी। दरबान को भी उसने यही बताया। हरम में दाखिल हुई तो वहां की रहने वालियों ने उसे हैरान होकर देखा। वो पहली दफा वहां गई थी। सबने इसका इस्तकबाल एहतराम और प्यार से किया। उन 2 लड़कियों ने भी उसे खुश आमदीद कहा जो उसे कत्ल कराना चाहती थी। ज़कोई सबसे मिली, हर एक के साथ बातें की और वापस चल पड़ी। वो खराट मुलाजमा भी वही थी जिसे उसके कत्ल के लिए कहा गया था। उसने ज़कोई को बड़े गौर से देखा। ज़कोई बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी की रहाइश गाह का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था, वीरान। ज़कोई हरम से निकली। नाजी की रहाइश गाह की तरफ जाने की बजाय बहुत तेज तेज दूसरी समत चल पड़ी।
उधर एक पगडंडी भी थी, लेकिन ज़कोई उससे जरा दूर हटकर जा रही थी। इससे 15-20 कदम पीछे एक सयाह साया चला जा रहा था। वो कोई इंसान हो सकता था, मगर सर से पांव तक एक लिबादे में लिपटा होने की वजह से सियाह भूत लगता था। ज़कोई की रफ्तार तेज हुई तो उस भूत ने अपनी रफ्तार इससे ज्यादा तेज कर ली। आगे घनी झाड़ियां थीं, ज़कोई उनमें रूपोश हो गई। सियाह भूत भी झाड़ियों में गायब हो गया। वहां से कोई 250-300 गज आगे सलाहुद्दीन अयूबी की रहाइश गाह थी, जिसके इर्द गिर्द फौज के आला रुतबों के अफराद रहते थे। ज़कोई का रुख उधर ही था। वो घनी झाड़ियों में से निकली ही थी कि बाएं तरफ से स्याह भूत उठा। चांदनी बड़ी साफ थी, फिर भी इसका चेहरा नजर नहीं आता था। इसके पांव की आहट भी नहीं थी। भूत का हाथ ऊपर उठा, चांदनी में खंजर चमका और बिजली की तेजी से खंजर ज़कोई के बाएं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। ज़कोई की चीख नहीं निकली, खंजर इसके कंधे से निकल गया। ज़कोई ने इतना गहरा जख्म खाकर भी नहायत तेजी से अपने कमरबंद से खंजर निकाला। भूत ने उस पर दूसरा वार किया तो ज़कोई ने उसके खंजर वाले बाजू को अपने बाजू से रोककर अपना खंजर भूत के सीने में घोंप दिया। उसे चीख सुनाई दी जो किसी औरत की थी। ज़कोई ने अपना खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो भूत के पेट में उतर गया। इसके साथ ही इसके अपने पहलू में खंजर लगा, लेकिन ज्यादा गहरा नहीं उतरा। भूत चकरा कर गिर पड़ा। ज़कोई ने ये नहीं देखा कि इस पर हमला करने वाला कौन था। वो दौड़ पड़ी। उसके जिस्म से खून बहुत तेजी से बह रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी का मकान उसे चांदनी में नजर आने लगा। आधा फासला तय करके उसे चक्कर आने लगे। उसकी रफ्तार सुस्त होने लगी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अली अयूबी, अली अयूबी। इसके कपड़े लाल सुर्ख हो गए थे और वो बड़ी मुश्किल से कदम घसीट रही थी। इसकी मंजिल थोड़ी ही दूर रह गई थी जहां तक उसे पहुंचना था। उसके लिए मुमकिन नजर नहीं आता था कि वो मुसलसल सलाहुद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान को पुकारे जा रही थी। करीब कहीं एक गश्ती संतरी फिर रहा था। उसे उसकी आवाजें सुनाई दी तो वो दौड़ कर पहुंचा। ज़कोई उस पर गिर पड़ी और कहा, मुझे अमीर मिस्र तक पहुंचा दो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। संतरी ने उसका खून देखा तो उसे पीठ पर लाद कर दौड़